हेलो बच्चों, सेकेंड लेसन है ये अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी का जो हम अभी शुरू कर रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट लेसन में जो हमने पढ़ाई किए थे, उम्मीद है आपने वो लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हो। नहीं देखे हो तो पहले देख लो। तो हमने आपको बताया था कि शेड्यूल 3 क्या होता है एंड शेड्यूल 3 आपको जानना क्यों ज़रूरी है। तो मैंने एक तो आपको बताया था कि आप गूगल की हेल्प से शेड्यूल 3 देख लेंगे, और यदि आपने नहीं देखे हैं तो, और आपने यदि ऑलरेडी देखे हैं तो आपको पता है इसमें हमने क्या देखे थे कि वर्टिकल फॉर्मेट है बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस का, ये हमने देखे थे। उसके बाद कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है उसके बारे में यदि हमने चर्चा की थी कि इसमें बैलेंस शीट आता है, प्रॉफिट लॉस आता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। इसके अलावा इनके जो नोट्स ऑन अकाउंट है वो भी उसमें हमें दिखाना होता है। उसके बाद हमने एक डिस्कस किए थे कि कब हम बोल सकते कि कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी को कंट्रोल करती है, ये हम कब बोल सकते, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो इसमें मैंने बेसिकली बताया था यदि हमारे पास 50% से ज़्यादा शेयर है ना, 50% से ज़्यादा शेयर है किसी दूसरे कंपनी का, तो हम ये बोल सकते हैं कि हम उस दूसरे कंपनी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने ये बताया था कि पेरेंट कंपनी और होल्डिंग कंपनी क्या होता है। तो यदि ए एक कंपनी है, बी एक दूसरी कंपनी है, और ए ने बी कंपनी का शेयर खरीदा और वो 50% से ज़्यादा खरीद लिया, ग्रेटर देन 50%। ठीक है। तो 50% से ज़्यादा शेयर किसने खरीदा? देखो, ए कोई इंडिविजुअल नहीं है, ए भी एक कंपनी है और बी भी एक कंपनी है, लेकिन ए बी का शेयर होल्डर है। बी कंपनी में ए का शेयर, ए ने शेयर लिया है 50% से ज़्यादा, तो हम ए को बोलते हैं पेरेंट कंपनी, क्योंकि ए कंपनी बी को कंट्रोल करती है और बी हो जाता है सब्सिडियरी कंपनी ए का। और इन दोनों कंपनी को मिला के मैंने बताया था आपको कि ग्रुप कंपनी कहा जाता, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अगेन सब्सिडियरी कंपनी भी हो गया इसमें और ग्रुप कंपनी भी कवर। तो उम्मीद है इतना आपको समझ गया, बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसका कॉस्ट क्या होता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है वो। नेट असेट्स किसको बोलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे किया जाता है। इसका मतलब आज हम दो क्वेश्चन प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। ठीक है। तो एंड उसके बाद गुडविल और कैपिटल रिजर्व इसका ही हिस्सा है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने में ही या तो गुडविल निकलता है या तो कैपिटल रिजर्व निकलता है। तो चलिए हम एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर करते हैं, क्योंकि अदरवाइज जो लेक्चर ना बहुत बड़ा हो जाता है यदि इधर उधर की थोड़ी बातें कर लिए तो चलिए, एक था कि सब्सिडियरी के टाइप क्या होते हैं। तो बहुत सिंपल है, होली ओन्ड सब्सिडियरी और पार्टली ओन्ड सब्सिडियरी। बेसिकली ये जो क्राइटेरिया है ये ओनरशिप से डिसाइड किया गया है, बराबर है। ओनरशिप के हिसाब से ये डिसाइड किया गया कि कोई सब्सिडियरी है वो पार्टली ओन्ड है कि होली ओन्ड है। अब ध्यान देंगे, मान लो कि ए लिमिटेड एक कंपनी है, उसने बी लिमिटेड का शेयर खरीदा, बी लिमिटेड का शेयर खरीदा। बी लिमिटेड का टोटल शेयर से, नंबर में बता रहा हूँ, टोटल शेयर से 10,000। बी लिमिटेड का टोटल शेयर कितना है? 10,000 नंबर है। और ए लिमिटेड को यदि बी लिमिटेड को कंट्रोल करना है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को यदि कंट्रोल करना है तो कम से कम 5,000 से ज़्यादा शेयर खरीदने पड़ेंगे, है ना। 50%, इसका 50% कितना हो जाएगा? 50% शेयर हो जाएगा 5,000। तो सर यदि ए लिमिटेड 5,000 शेयर खरीद लेता है बी लिमिटेड का, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है? नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का 5,000 नहीं, 5,000 से ज़्यादा शेयर खरीदना पड़ेगा, 50% से ज़्यादा। 5,000 एक शेयर भी आ गया ना बच्चों, तो हाँ हम बोल सकते हैं कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल करेगी। नाउ अब हम यहाँ ध्यान देंगे, तो यदि मान लो ए लिमिटेड ने, हम एक केस लेते हैं, पहला केस कि ए लिमिटेड ने 5,500 शेयर ले लिया
5,500 शेयर खरीद लिया। तो क्या ये 50% से ज़्यादा है? यस, ये है। और इस केस में बी लिमिटेड सब्सिडियरी रहेगा। लेकिन दूसरा केस एक लो, ए लिमिटेड ने पूरे 10,000 शेयर ले लिए बी लिमिटेड का। अब यहां पे देखो, बी लिमिटेड में कोई दूसरे ओनर अब है क्या? नहीं। बी लिमिटेड का पूरा जो शेयर होल्डिंग है वो किसके पास है अभी? ए लिमिटेड के पास है। पूरे शेयर किसने लगाए? ए लिमिटेड ने लगाए। पूरी इन्वेस्टमेंट ए लिमिटेड का है। तो यहां समझो बात को कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड के कंप्लीट शेयर ले लिया, तो ये हम बोलेंगे होली ओन्ड सब्सिडियरी। मतलब बी लिमिटेड क्या है? सब्सिडियरी है। लेकिन ए लिमिटेड के हिसाब से बी लिमिटेड का पूरे शेयर, होल शेयर, कंप्लीट शेयर ए लिमिटेड के पास है अभी। तो बी लिमिटेड हो गया होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ ए लिमिटेड। वैसे ही अभी यदि कम है, 5,500 है या 6,000 शेयर है या 6,500 शेयर है, कितना भी है, 9,000 शेयर क्यों ना है, 9,999 शेयर क्यों ना है, यदि एक शेयर भी ए लिमिटेड ने नहीं लिया तो बी लिमिटेड रहेगा पार्टली ओन्ड सब्सिडियरी, पार्टली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ ए लिमिटेड। समझ में आया क्या? ये बस बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है इसका। यदि 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग पेरेंट कंपनी के पास है तो जो दूसरी कंपनी रहेगी वो रहेगी सब्सिडियरी कंपनी, और वो पार्टली ओन रहेगी क्योंकि 50% से ज़्यादा है लेकिन 100% से कम है। और यदि ए लिमिटेड ने तो पूरा 100% शेयर यदि पेरेंट कंपनी ने ले लिया सब्सिडियरी का, तो सब्सिडियरी हो जाएगी होली ओन सब्सिडियरी। बहुत सिंपल है, हम आगे बढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी। अब चलिए हम इसमें कुछ और अभी डिटेल, अब हम जो थोड़े थोड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसके तरफ अब हम बढ़ना शुरू करेंगे। तो ध्यान दो यहाँ पे कि एक बैलेंस शीट, एक हम छोटा सा बैलेंस शीट बनाएंगे, बहुत ही बेसिक सा बैलेंस शीट। तो ये बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड का हम बैलेंस शीट, बेटा अभी फॉर्मेट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम बेसिक फॉर्मेट वैसा वाला ही रखने की कोशिश करेंगे, बट ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए है, ठीक है। यहाँ पे बी लिमिटेड का शेयर कैपिटल दिया हुआ है, शेयर कैपिटल है बी लिमिटेड का 1,00,000 रुपए है, ये रुपए है, और शेयर है 10,000 शेयर है, ये एक शेयर 10 रुपए का है, बराबर है। तो 10,000 इंटू 10 1,00,000 हो जाएगा। फिर यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस है जिसकी वैल्यू है 20,000 रुपये, ठीक है। 20,000 से रिजर्व्स एंड सरप्लस है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी ये मान लो दिया हुआ है 70,000 रुपये। तो ये टोटल कितना हो गया जी? 1,90,000 रुपये हो गया। ये होगी लाइबिलिटी साइड। वैसे ही अब हम एसेट साइड यदि लिखे, एसेट्स में मेरे को भी बस आपको कॉन्सेप्ट समझाना है बच्चों, तो मैं पूरा लिख देता हूँ करंट एसेट में। एक ही करंट एसेट्स में सारे 1,90,000 रुपये का हो गया। ये भी टोटल हो गया 1,90,000। कुल मिला के ये छोटी सी बैलेंस शीट मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बनाया है बी लिमिटेड का। ये ऊपर लाइबिलिटीज़ है और नीचे एसेट्स है, हो रहा है करीब करीब ये शेड्यूल 3 के हिसाब से। ठीक। फिर करंट लाइबिलिटीज़ में क्या है, करंट एसेट्स में क्या है, वो सब जानकारी आपको नोट्स ऑन अकाउंट में लिखना होता है। अब हम ये ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड है, उसको बी लिमिटेड में, अभी जो बी लिमिटेड का ओनर कोई और है, मतलब कोई भी 4-5 पर्सन हो सकते हैं, 4-5 हज़ार लोग हो सकते हैं, 4-5 सौ लोग हो सकते हैं, वो लोग अभी ओनर है बी लिमिटेड के, ठीक है। अब ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल करना चाहता है, वो कहता है कि नहीं आपका बिजनेस बहुत अच्छा है पर हम यदि उसको चलाएंगे तो और अच्छे तरीके से चलाएंगे, तो क्यों ना मिल के करें और आपको हम बहुत सारा कैपिटल भी देंगे। तो उस बेसिस पे मैनेजमेंट इनकी बहुत अच्छी है और बी लिमिटेड वाले में कई शेयर होल्डर को वो कंपनी आगे चलाना नहीं है, तो बी लिमिटेड से ए लिमिटेड क्या करेगा, शेयर खरीदेगा, तो खरीद लेगा भाई। अब मान लो इन्होंने डिसाइड किया कि हम 6,000 शेयर लेंगे बी लिमिटेड का, 6,000 शेयर ले लिया बी लिमिटेड का। ये बैलेंस शीट है, एक कोई भी डेट दे दो, 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट है ये, 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट है ये।
अब 6000 शेयर ले लिया बी लिमिटेड का, किसने लिया? ए लिमिटेड ने, और इसके लिए इन्होंने पैसे दिए। कितना पैसे दिए बेटा? 75,000 रुपये दिए। ध्यान देना है, मतलब 6000 शेयर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का लिया, कितने पैसे में? 75,000 में। तो ये 75,000 क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी। समझ में आ रहा है? जो सब्सिडियरी का शेयर मैंने लिया, मैं कौन हूँ? ए लिमिटेड। ए लिमिटेड इसकी अकाउंटिंग कैसे करेगा? देखो ना, इन्वेस्टमेंट वो डेबिट किसको करेगा? इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेगा। इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड को डेबिट करेगा, कितना? 75,000। अरे पैसे गए होंगे ना हमारे पास से, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा। तो ए लिमिटेड के लिए ये इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट है। और सर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी वैल्यू कितनी है? तो वो उतनी वैल्यू है जितनी उसकी कॉस्ट है। तो भाई कॉस्ट कितना निकला यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितने में खरीदा, 75, 80, 60, कितने में भी खरीद सकता है। अब ये कॉस्ट मतलब बहुत सिंपल है सर, ये तो हमने जर्नल एंट्री पढ़ते वक्त भी दिया रहता है, इतना शेयर खरीदा, इतने में खरीदा, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। अब हम ये एग्जाम्पल पे ना अगले स्लाइड के लिए भी आएंगे, मुझे और कुछ बातें आपको इसमें समझाना है। चलिए हम एक बात देख लेते हैं आगे क्या है कि भाई इक्विटी और नेट एसेट किसको बोलते हैं। तो यहाँ मैंने बुक से जो डेफिनेशन है वो लिखा है कि रेसिडुअल इंटरेस्ट इन एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लाइबिलिटीज। तो रेसिडुअल मतलब या फिर नेट एसेट हम बोलते हैं। नेट एसेट मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ को नेट मतलब क्या, कुछ तो भी माइनस हुआ है उसमें से। तो नेट एसेट्स मतलब कि पहले कुछ टोटल एसेट्स रहा होगा, उसमें से कुछ चीज़ें माइनस हुई है, और जो माइनस हुई है वो रहता है लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज, ये माइनस करना होता है तो नेट एसेट निकल जाता है। ठीक है। और रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट मतलब क्या होता है? बचा हुआ, रेसिडुअल का अर्थ होता है बचा हुआ इंटरेस्ट इन द एंटरप्राइज, इन द एसेट ऑफ एन एंटरप्राइज आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज सारे माइनस करने के बाद जो एसेट बचा उसको ही हम रेसिडुअल इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो रेसिडुअल इंटरेस्ट को नेट एसेट भी कहा जाता है, इक्विटी कहा जाता है। ठीक है। तो अब ध्यान देंगे, रेसिडुअल इंटरेस्ट यहाँ पे रहेगा नेट एसेट, और नेट एसेट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो नेट एसेट के लिए यदि यही वाला एग्जांपल हम देखें बच्चों, ध्यान दो, इसमें ध्यान दो, एक करंट एसेट्स कितना है बच्चों? देखो करंट एसेट्स है 1,90,000, करेक्ट है। करंट एसेट कितना है? 1,90,000। इसमें और भी दूसरे एसेट हो सकते हैं, मान लो बिल्डिंग रहता, फर्नीचर रहता, कैश रहता, हम सबको टोटल करते थे तो 1,90,000 आता था। मैंने सिंपल रखने के लिए अभी एक ही आपको बताया, करंट एसेट 1,90,000 है। इसमें से बाहर वालों की लाइबिलिटी कितनी है? सिर्फ ये करंट लाइबिलिटीज है। रिजर्व सरप्लस बाहर वालों का होता है क्या? नहीं, रिजर्व सरप्लस किसको जाता है? शेयर होल्डर को जाता है। शेयर कैपिटल तो रहता ही शेयर होल्डर का है। तो करंट एसेट में से ये हम जो है एक ही लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी यदि माइनस कर दे तो करंट लाइबिलिटी कितने का है बच्चों? 70,000 का है। तो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये 1,20,000। ये हो गया नेट एसेट। ये क्या हो गया? नेट एसेट हो। अब ये नेट एसेट कैलकुलेट करते वक्त एक दो चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि भाई यदि वो लॉसेस है तो वो एसेट में नहीं लेना है। ठीक है। मतलब डेबिट बैलेंस रहता है, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर है, और वो लॉस है, जस्ट वो टैक्स बेनिफिट या फिर दूसरे कोई बेनिफिट के लिए बैलेंस शीट में बस शो किया गया है, उसको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं, झूठा एसेट, उसको नहीं लेते हैं। ये करंट एसेट था। अब 1,20,000 ये हो गया, इसको ही हम बोलते हैं नेट एसेट, नेट एसेट्स। ठीक है। अब ध्यान देना, एक तो आपने ये एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर लिया, फिर आया नेट एसेट्स। अब आप देखोगे ना, यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा? 1,20,000 ही आएगा, बराबर है। तो नेट एसेट निकालने का एक दूसरा वे भी है कि नेट एसेट आप कैसे निकाल लोगे? आप जो है शेयर कैपिटल ऐड कर देंगे, प्लस रिजर्व्स और सरप्लस, प्लस प्रॉफिट लॉस का कुछ बैलेंस है तो वो भी, वो रिजर्व सरप्लस में प्रॉफिट लॉस का बैलेंस आता है। तो आप एसेट में से बाहर वाले लाइबिलिटी माइनस कर लीजिए, या फिर जो कैपिटल है और रिजर्व सरप्लस है उसको ऐड कर लीजिए। अच्छा, रिजर्व सरप्लस में यदि लॉस है तो आपको उसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब निगेटिव नंबर है तो माइनस करना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है? आप नेट एसेट ऐसा कैलकुलेट कर सकते हो। तो सर अभी तो कैलकुलेशन आपने ज़्यादा बताया नहीं, एग्जाम्पल ज़्यादा है नहीं,
बच्चे जब हम अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ बार बार नेट एसेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो जब भी हम नेट एसेट कैलकुलेट करेंगे आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। दूसरा, यदि आपने लास्ट सेमेस्टर में एमलगमेशन चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पे भी हमने नेट एसेट्स वगैरह कैलकुलेशन करते थे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो अभी आने वाला, ये लास्ट टॉपिक है ये वाले लेक्चर का, पर ये लास्ट टॉपिक के लिए भी मैंने यदि बेटा 4 स्लाइड छोड़े हैं तो इसका अर्थ है कि इसमें मुझे कुछ ना कुछ आपको समझाना होगा, ठीक है। तो चलिए हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एक बार अभी पढ़ते हैं और इसके बाद कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड है ना हम एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और उसमें मैं और भी कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के, तब उसमें आप देखेंगे कि कुछ और एडजस्टमेंट्स है जो करने होते हैं। अभी जितना सिंपल अभी यहाँ बताऊंगा उसमें थोड़ा सा और नमक मिर्ची मसाला रहेगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकालते हैं, तो हमें थोड़ा सा ये वाला एग्जाम्पल ही वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो बस ये एग्जाम्पल में से क्या उठा के लेके चलना है कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का 6000 शेयर लिया बच्चों, 75,000 में लिया। तो ये हम यहाँ भी लेते हैं कि चलो यहाँ कंपनी वही है, पेरेंट कंपनी कौन है बच्चे, पेरेंट कंपनी रहेगा ए लिमिटेड, बराबर है ना। और सब्सिडियरी कंपनी कौन है, वो कंपनी है बी लिमिटेड, बराबर है। और ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का 6000 शेयर खरीदा हुआ है, और कितने में खरीदा था, तो 75,000 में खरीदा था। ये डिटेल्स हमारे पास है और बैलेंस शीट आपने देख लिया लगभग, है ना। बैलेंस शीट से, वहाँ की बैलेंस शीट से जो हमें काम की फिगर लेनी है वो ये है बच्चों कि वहाँ जो हमने नेट एसेट कैलकुलेट किया, नेट एसेट्स, अच्छा नेट एसेट्स हमने किसका कैलकुलेट किया था, बी लिमिटेड का। बी लिमिटेड का वो कितना निकल रहा था, 1,20,000, 1,20,000। समझ में आया। जब मैं किसी कंपनी का शेयर खरीद रहा हूँ तो एक्चुअली मैं नेट एसेट का कुछ हिस्सा खरीद रहा हूँ कि नहीं खरीद रहा हूँ। अब समझो, यदि हम इस एग्जाम्पल में वापस यदि जाते हैं, अब ध्यान देंगे, ये 1,20,000 नेट एसेट किसको जाने वाला है, इक्विटी शेयर होल्डर को। अब ध्यान दो, 1,20,000 जो नेट एसेट बच रहा है, यदि ये कंपनी आज के दिन में बंद होती है तो ये 1,20,000 किसको जाएगा, देखो 1,90,000 हमारे पास है, हम 70,000 लौटा देंगे, बचा हुआ 1,20,000। तो 1,20,000 ये 10,000 जो शेयर है इनमें बटेंगे। तो 1,20,000 को हम डिवाइड कितने से करेंगे बच्चों, 10,000 से करेंगे। तो 10,000 से 4 डिजिट और 4 डिजिट कैंसिल हो गया, तो एक शेयर का कितना रुपया हुआ, 12 रुपये। यही तो है रेसिडुअल इंटरेस्ट। अब एक शेयर का 12 रुपये, बराबर है। तो मेरे को बात बताओ, ये जो 10,000 शेयर है, हम जरा आगे की स्लाइड में लिखेंगे, ये जो बी लिमिटेड का 10,000 शेयर है, ये 10,000 शेयर में दो हिस्से हैं। एक तो ए लिमिटेड ने कितना शेयर लेके रखा हुआ है, 6,000, और बचे हुए को हम बोलते हैं माइनॉरिटी। ये हमारा अगला लेक्चर का पार्ट रहेगा, पर अभी आपको समझ लो, अगले लेक्चर में मैं फटाफट फटाफट भगा दूंगा उसको। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब दूसरे बचे हुए शेयर होल्डर। तो मेजोरिटी मतलब, अब देखो भाई 10,000 में से 6,000 शेयर इनके पास है, तो वो माइनॉरिटी हो गए ना, छोटे हो गए, अब वो माइनर शेयर है, माइनर शेयर होल्डर है वो, ये हो गए मेजोरिटी शेयर होल्डर। तो इसलिए बचे हुए को बोला जाता है माइनॉरिटी, ठीक है। तो भाई ए लिमिटेड के पास 6,000 शेयर है, बी और बचे हुए जो शेयर होल्डर है बी लिमिटेड के, उनके पास, देखो शेयर होल्डर मतलब क्या है, बी लिमिटेड का शेयर होल्डर में एक है ए लिमिटेड, दूसरा हो सकता है राज होगा, और हो सकता है भाई प्रेम होगा, और गीता होगी, और भी लोग हो सकते हैं शेयर होल्डर। उसमें से एक शेयर होल्डर कौन है, ए लिमिटेड है। कंपनी किसी दूसरे कंपनी का शेयर खरीद सकती है, क्योंकि कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, ये सब चीज़ें आपने पढ़ा हुआ है। तो ए लिमिटेड ने यहाँ पे 6,000 शेयर रखे हैं, और बाकी सब लोगों ने मिला के कितना शेयर रखे हुए हैं, 4,000। तो देखो, यदि ये कंपनी बंद होती है, बंद नहीं हो रही है पर बंद होती है, तो इन चारों में बटेंगे पूरे पैसे 1,20,000। तो जिसके पास जितना शेयर है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। तो हम तो ये देख लिए कि भाई यदि 1,20,000 है तो नेट असेट, इन्होंने कितना 60% शेयर लिया हुआ है, अब बचा हुआ कितना है बच्चों, 40%। तो 1,20,000 का
60% किसको जाएगा? ए लिमिटेड को जाएगा, करेक्ट है। तो 1,20,000 का 60% निकालने आता है क्या? ये आएगा 72,000। कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? कैलकुलेटर लो, 1,20,000 लिखो इंटू 60 और परसेंट का साइन दबाओ, आ जाएगा, है ना। तो देखो 12 6 जा सीधा सीधा 72 है, तो ये 72,000 आएगा। ठीक है, सिंपल है। अब ध्यान देना है, ये 72,000 नेट असेट किसको मिला? बचा हुआ इनको जाएगा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को। लेकिन ये 72,000 किसको मिला? पेरेंट कंपनी ए लिमिटेड को मिला, बराबर है। तो इसलिए लिखा जाता है कि एक चीज हमें जब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप आता है कि पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर उसको बोलते कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब ये जो हमने 6,000 शेयर खरीदे उसका कॉस्ट कितना था? तो 75,000 में खरीदे। ये हम किसके हिसाब से सोच रहे हैं? ए लिमिटेड के हिसाब से सोच रहे हैं। और कब खरीदे थे? तो 31 मार्च 2024 को खरीदे थे। डील हमारी 31 मार्च 2024 को हो गई थी। ध्यान दो, यदि हमने खरीदे 75,000 में, तो अब इसमें से हम माइनस कर लेंगे। 75,000 देके मुझे क्या मिला? 75,000 रुपए देके मुझे क्या मिला? तो मुझे मिला 72,000 के नेट एसेट, 72,000 के नेट एसेट। तो लिखते हैं यहाँ पे नेट एसेट्स एक्वायर्ड, नेट एसेट्स एक्वायर्ड। अच्छा, ये सब कैलकुलेशन हो रही है डेट ऑफ एक्विजिशन को। डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन का अर्थ होता है जिस दिन ये शेयर पेरेंट कंपनी ने खरीदा, वो वाली डेट। तो ये डेट कब है? 31 मार्च 2024। तो नेट एसेट कितना एक्वायर किया गया? 72,000। तो कुल मिला के क्या हो रहा है बच्चों कि 75,000 रुपए दे के मेरे को सिर्फ 72,000 रुपए का नेट एसेट मिला। मतलब वो कंपनी बंद होती है तो मेरे पास से तो 75,000 चला गया और मुझे मिलेगा कितना? सिर्फ 72,000। तो मेरा 3,000 का ज़्यादा पैसे दिया मैंने, 3,000 रुपये ज़्यादा पैसे दिया, और वो जो ज़्यादा दिया उसको बोलेंगे हम गुडविल, और इसी को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी। यदि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नेट एसेट एक्वायर्ड से ज़्यादा है तो गुडविल आएगा, कि जितना पैसा हमने दिया और नेट एसेट जितना हमको मिल रहा है, यदि वो कम है, नेट एसेट कम मिला और पैसा ज़्यादा दिया, तो क्यों दिया ज़्यादा भाई? तो वो है बी लिमिटेड की रेपुटेशन है, हमने ज़्यादा पैसा देना पड़ा उसको गुडविल के कारण। और यदि हम इसमें एक सिनेरियो और डिस्कस कर ले, ये हमारा फर्स्ट केस है, मान लो हम यहाँ पे एक दूसरा केस लेते हैं कि हम सेम अभी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मान लो 75 की जगह यदि 70,000 ही होता, हमारा जो खर्च जो कॉस्ट लगा ये 6,000 शेयर खरीदने में, यदि मैंने 70,000 में ही ले लिया, ठीक है, यदि मैंने 70,000 में वो शेयर खरीदा, तो लेकिन शेयर मैंने लिया 6,000 ही, तो बताओ नेट एसेट्स एक्वायर्ड मतलब वो पैसा दे के मेरे को कितने एसेट का हिस्सेदारी मिल रही है? 72,000 का। तो देखो यहाँ क्या बात हो गई कि 70,000 रुपये दे के 72,000 की हिस्सेदारी मिल गई मुझे। तो 70,000 का इन्वेस्टमेंट किया मैंने, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी आ गया, मैं पेरेंट बन गया, मैं कंट्रोल भी करूंगा अब उस कंपनी को, और मेरे को 72,000 का जो नेट एसेट है उसका हिस्सा भी हो गया। तो मैं 70,000 देके 72,000 का एसेट, तो फायदे की बात हो गई। तो ये फायदे की बात हो गई, तो इसको बोलेंगे हम कैपिटल रिजर्व। कुल मिला के यदि ज्यादा पैसे दे दिए बेटे तो आएगा गुडविल, और यदि अपने पास से कम पैसे गए और नेट एसेट ज्यादा आ गया तो क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व। सिंपल है। तो दिस इज अबाउट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। मैंने बेकार ही इतने सारे स्लाइड छोड़ा, जजमेंट एरर। वैसे मेरा प्लान था कि मैं कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा, तो प्लान था तो कर लेते हैं ना। अब यहाँ तक यदि समझ गया है तो इसको हम थोड़ा और मतलब क्लियर करने के लिए हम एक और एग्जाम्पल क्रिएट करें। आपके सामने हम एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। हम अभी लेंगे एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का ये बैलेंस शीट है बच्चे, और ये बैलेंस शीट है एज ऑन
31 मार्च 2024। अब ये बैलेंस शीट को देखो। अच्छा, डेट ऑफ एक्विजिशन कोई भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है हमेशा कि नेट एसेट जो रहता है आपके क्वेश्चन पर्पज के लिए, जो हम नेट एसेट कैलकुलेट करते हैं ना, वो हमेशा डेट ऑफ एक्विजिशन को कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, और उसमें अभी आगे बढ़ेंगे हम कि उस दिन एसेट के रिवैल्यूएशन भी होते हैं। जैसे एमलगमेशन चैप्टर में आपने देखे होंगे ना कि जिस दिन डिसीजन, नॉर्मली देख लो, जब भी हम किसी कंपनी का शेयर खरीदेंगे, जब भी ओनरशिप वगैरह की बात होगी, तो एसेट की रिवैल्यूएशन होना आम बात है, क्योंकि बहुत नॉर्मल चीज़ है भाई। लैंड, पुराना जो बैलेंस शीट की वैल्यू है वो थोड़ी लिया जाएगा जिस दिन ये डील हो रही है, उस दिन के जो मार्केट रेट है वो सब चीज़ें कंसिडर किया जाएगा। तो हमेशा वो सब चीज़ें होता है। बेटा फॉर्मेट में मैं फिर से बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं, हम शेयर कैपिटल लिखेंगे। अगेन हम 10,000 ही रखेंगे शेयर कैपिटल, और 20 रुपये का कर देता हूँ, एक शेयर 20 रुपये का, तो 2 लाख रुपये हो गया। और प्रॉफिट लॉस का बैलेंस है जो है 50,000 रुपये। लोन है हमारे पास 50,000 रुपये का, और डिवेंचर भी है मेरे पास, डिवेंचर है 1 लाख रुपये का। ठीक है, इनका टोटल कर लो, जो भी आ रहा है लिख दो। 2 1 3 4 लाख का टोटल हो गया लाइबिलिटी साइड। उसके बाद में एसेट साइड में लिख देता हूँ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की वैल्यू है 2 लाख रुपये, और बच्चों करंट एसेट की वैल्यू भी है 2 लाख रुपये। ठीक है, ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि भाई एच लिमिटेड acquired on 31st March 2024 7,000 shares of S Limited for rupees 1,50,000. Calculate कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करो, ऐसा बोल दिया। अब ध्यान दो, हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि एच लिमिटेड ने कब एक्वायर किया। तो एच लिमिटेड ने 31 मार्च 2024 को एक्वायर किया। कितने शेयर? 7,000 शेयर। तो पहले तो बच्चों हमें ये चेक करना है कि क्या एच लिमिटेड पेरेंट कंपनी बन गया और एच लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी बन गया क्या। तो यहाँ बताओ, यस डेफिनेटली बन गया, क्योंकि 10,000 में से 7,000 शेयर खरीद लिया है किसने? एच लिमिटेड ने। तो एच लिमिटेड यहाँ होल्डिंग कंपनी हो गया, पेरेंट कंपनी भी बोल सकते हैं, और एस लिमिटेड हो गया सब्सिडियरी कंपनी। ध्यान देंगे, अब एच लिमिटेड को कंट्रोल, सॉरी एस लिमिटेड को कंट्रोल कौन कर रहा है भाई? एच लिमिटेड कंट्रोल कर रहा है। बहुत अच्छी बात है भाई, कंट्रोल कर रहा है। अब हमें सिंपल यदि जो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल करना है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का कैलकुलेशन करना है, तो इसमें हमें सिंपल एक ही बात को ध्यान में रखना है कि भाई हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, वो देखेंगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर एक्विजिशन। तो बच्चों हमने 7,000 शेयर खरीदे, लेकिन कितने में खरीदे हैं? 1.5 लाख में खरीदे हैं। 1.5 लाख में खरीदे, और इसमें से हमें माइनस क्या करना है कि नेट एसेट्स एक्वायर्ड। नेट एसेट्स एक्वायर्ड, हमने कितना नेट एसेट मिला, ये एक 1.5 लाख देने के बाद वो जो कंपनी की नेट में जो प्रॉपर्टी है, नेट एसेट मतलब लाइबिलिटी वगैरह चुकाने के बाद जितनी पैसा बचेगा, वो कितना शेयर किसको मिलेगा? एच लिमिटेड का कितना हिस्सा उसमें रहता है, उसको हम बोलेंगे नेट एसेट एक्वायर्ड। तो एक बार नेट एसेट एक्वायर्ड का यदि कैलकुलेशन करें हम नेट एसेट एक्वायर्ड का, तो हम दोनों मेथड से कर लेंगे बच्चों, लेकिन पहला सबसे बेस्ट है। भाई शेयर कैपिटल दिया हुआ है कितना? 2 लाख रुपए, और प्रॉफिट लॉस का बैलेंस कितना है भाई? 50,000। तो नेट एसेट कितना हो गया? 2.5 लाख। सर फॉर्मूला तो आपने बताए थे कि एसेट में से बाहर वाले सारे लायबिलिटी माइनस करना है। हाँ तो कर लेंगे। देखो टोटल एसेट कितना है? 4 लाख का, और बाहर वाले लायबिलिटी कितना है बच्चों? 1.5 लाख का। डिवेंचर और लोन का टोटल कितना हो रहा है? 1.5 लाख।
तो आप 1,50,000 और माइनस कर देंगे तो अल्टीमेटली नेट एसेट कितना आएगा जी, 2.5 लाख। तो किसी भी तरीके से करिए आप, शेयर होल्डर फंड बेसिकली ये दोनों, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस मिला के क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। तो आप या तो ये दोनों को ऐड कर दो या तो एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो। अगेन इसमें जो एक्सेप्शंस है, इसमें जो थोड़ी और बारीकी है, जब हम क्वेश्चन और करेंगे तब आपको समझाऊंगा मैं, है ना। स्टेप वाइज स्टेप आप लर्न करें। ये 2.5 लाख, तो ये 2.5 लाख रुपए तो टोटल है। 2.5 लाख रुपए क्या हो गया, टोटल है, ये एक्वायर्ड नहीं है। हमारा कितना है ना, तो हमारा जो एक्वायर्ड मतलब हमारा शेयर कितना है, तो बताओ, एच लिमिटेड शेयर, एच लिमिटेड शेयर इन नेट एसेट। तो जो नेट एसेट है उसमें एच लिमिटेड का कितना शेयर हो गया, तो 2.5 लाख का, देखो 7,000 यदि शेयर है तो कितना परसेंट हो गया बच्चों, 70%। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई, 10,000, हमने 7,000 शेयर लिया एच लिमिटेड ने 10,000 में से, तो परसेंटेज कैसा निकालते हैं, ऐसा निकालते हैं, बराबर है कि नहीं, तो 70% आएगा। तो 2.5 लाख का 70% निकाल, बराबर है। अब ये कितना आएगा भाई, ये आना चाहिए फटफट फटफट करने। तो 1,40,000 हो गए भाई, 70 और 70, हाँ, और 35,000 और हो गया, तो ये 1,75,000 रुपये है। 70% कितना आएगा, 1,75,000 रुपये। कितनी अच्छी बात है, देख लो भाई, 2.5 लाख का 70% करेंगे तो ये आएगा 1,75,000। कैलकुलेटर लेके रहना, मैं आज कैलकुलेटर नहीं लाया हूँ, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेटर से करोगे एग्जैक्टली आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, हर 1 लाख पे 70,000 70,000 निकालते जाओ, 50,000 का 35,000 निकाल लो, 70 70 1,40,000, उसमें 35,000 जोड़ दीजिए, 1,75,000। तो एच लिमिटेड का जो नेट 2.5 लाख तो टोटल नेट एसेट है एस लिमिटेड का, पर इसमें दूसरे भी ओनर है जिसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर, या फिर उसको ही हम दूसरी भाषा में बोलेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मतलब माइनॉरिटी लोगों का कितना इंटरेस्ट है, कितना पैसा है, ब्याज नहीं, कितना कितना इंटरेस्ट है, मतलब कितना नेट एसेट में उनका शेयर है। तो भाई अब 1,75,000 तो हमारा शेयर रहेगा उसमें। तो क्या मतलब हो गया भाई इसका, कि 1.5 लाख रुपए दे के मैंने एक तो होल्डिंग कंपनी बन गया, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ एस लिमिटेड को, और 1.5 लाख दे के मुझे 1,75,000 के नेट एसेट की हिस्सेदारी मिल गई। तो कम पैसे दे के ज़्यादा का हिस्से मिल गया, तो 25,000 रुपये क्या हो गया यहाँ पे, कैपिटल रिजर्व। यदि निगेटिव आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे दूसरा सिनेरियो यदि बोलूं कि यदि 1,50,000 की जगह मैंने 1,90,000 में खरीदा रहता था, 1,90,000 में खरीदा रहता था, तो बच्चों समझ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा इसको मिटा दूं, याद रहेगा ना इतना। अब यदि मैंने वो शेयर 1,90,000 में खरीदा होता था कुछ ने, एच लिमिटेड ने, तो नेट एसेट तो 1,75,000 ही मिला रहता था। लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा हो गया, ज़्यादा पैसे दे के मैंने क्या किया, कम नेट एसेट एक्वायर किया, तो यहाँ पे 15,000 का क्या हो गया, गुडविल। यहाँ पे क्या निकलेगा, गुडविल। मतलब कुल मिला के ये यदि कॉस्ट ज़्यादा है, नेट एसेट कम हुआ तो गुडविल निकलेगा, कॉस्ट कम है, नेट एसेट ज़्यादा मिल गया तो कैपिटल रिजर्व निकलेगा। सर यदि 1,75,000 रुपये दिया रहता तो, 1,75,000 ही दिया रहता और 1,75,000 का हिस्सा इसको मिलता भी था, तो ना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जीरो आता था, ना गुडविल आता था, ना कैपिटल रिजर्व आता था, ऐसा हो सकता है। तो ये मैंने अभी तक जो चर्चा किया ये था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के ऊपर, बराबर है। अब इसमें हम थोड़ा सा एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ये लेक्चर को क्लोज करेंगे कि भाई बच्चों ये जो 2.5 लाख रुपए है, अभी हमने यदि 31 मार्च 24 की बात करें तो ये शेयर होल्डर को कितना पैसा जाना है, 2.5 लाख रुपए, ठीक है। अब ध्यान देना, जो नेट एसेट है, टोटल 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 नेट एसेट कितना है, ये 2.5 लाख का है। इसका दो हिस्सा है बच्चों, दो हिस्सा है। एक तो एच लिमिटेड का शेयर है 7,000, और बचे हुए माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बचे हुए जो शेयर होल्डर है उसको हम क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उनका हिस्सा कितना है, 3,000 शेयर, बराबर है कि नहीं। मतलब यदि परसेंटेज में बात करें तो ये 70% और ये
30%। तो 70% हमने निकाले थे, कितना आया था? 1,75,000। तो ये 30% कितना रहेगा बच्चों? 75,000, और 1,75,000 75 करोगे तो 2.5 लाख हो जाएगा। तो ये जो 75,000 आया ना, इसको बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। नेट एसेट में जो होल्डिंग कंपनी के अलावा जो शेयर होल्डर है उनको बोलेंगे माइनॉरिटी शेयर होल्डर। उनका जो इंटरेस्ट, मतलब उनका कितना हिस्सा है, उसको हम बोलेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू। ठीक है, तो आपको पेपर में ये आता है कि ऐसे सिचुएशन दिए रहेंगे और आपको बोलेंगे फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो नेट एसेट में हमें सिंपल क्या करना है, नेट एसेट निकालना है। नेट एसेट के दो हिस्से करने हैं, एक होल्डिंग कंपनी का हिस्सा और एक बचा हुआ हिस्सा। बचा हुआ हिस्सा जितना आ रहा है वो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और होल्डिंग कंपनी का जो हिस्सा आया उसको हम बोलेंगे नेट एसेट एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी। और उसको हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, कि होल्डिंग कंपनी ने जितना नेट एसेट एक्वायर किया उसके लिए होल्डिंग कंपनी को कितना पैसा देना पड़ा, दैट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड यदि होल्डिंग कंपनी को ज़्यादा पैसा देना पड़ा और नेट एसेट कम आया, तो होल्डिंग कंपनी गधा तो है नहीं, ज़्यादा पैसा इसलिए दिया होगा क्योंकि भैया मार्केट में जो सब्सिडियरी कंपनी है उसकी इज्जत है, गुडविल का पैसा दिया। और यदि कम दिया तो भाई तो सब्सिडियरी कंपनी बराबर परफॉर्म नहीं कर रही होंगी, इसलिए दिया, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। यदि कम पैसा दिया, नेट एसेट ज़्यादा मिला तो कैपिटल रिजर्व आएगा, ज़्यादा पैसे दिया और नेट एसेट कम मिला तो गुडविल आएगा। ठीक है, एंड दिस इज द कैपिटल रिजर्व रहे या गुडविल रहे, इसको हम टेक्निकली बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का वैल्यूएशन निकालना। अब यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, कुछ कुछ बातें रहेगी जिससे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल चेंज होगा। और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कब चेंज होता है? जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज होगा। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कब चेंज होगा? हमें कुछ बारीक बातें हैं जिससे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करना पड़ता है। उसको हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बोलते हैं। ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट रहेगा थोड़ा और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करने में। तो आज जो हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना सीखा, बहुत बेसिक सीखा, लेकिन बेसिक वाला भी 4 मार्क के लिए पेपर में आपके आते हैं। लेकिन इसके अलावा जो मैं बताऊंगा थोड़े और इसमें एक दो एडजस्टमेंट बताऊंगा कि ये चीज़ें करना भी पड़ता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए। ठीक है, तो वो हमारा अभी आने वाले सेशंस में हम वो देखेंगे। और हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो ऑलमोस्ट मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन मैंने नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखा था। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में वैसे भी रिवाइज हम करते हैं पुराना वाला, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमें ये भी देखना है कि ये जो मैंने बताया कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कुछ बारीक एडजस्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को दूसरी भाषा में कैपिटल प्रॉफिट भी बोला जाता है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को दूसरी भाषा में रेवेन्यू प्रॉफिट भी बोला जाता है। ये सब पॉइंट भी आएंगे, और ये पॉइंट समझने के साथ साथ हम 4-5 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। ओके, तो अभी ऐसा समझ लो बच्चों कि सिलसिला चालू हो गया है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। आज मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको बताया जो 4 मार्क्स के लिए पेपर में आ सकते हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।